हेलो। हम लोग ना हमारी डेली लाइफ में हर दिन मनी का कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ चीजें खरीदने के लिए मनी का यूज करते हैं, या अगर हम लोग मार्केट में बैठ के कुछ चीजें बेचते हैं तो उसके लिए भी हम लोग उसके बदले में मनी लेते हैं। तो मनी आखिर होता क्या है? मनी एक ऐसी चीज होती है या एक ऐसा वस्तु होता है जिसका यूज हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में करते हैं, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है और एक यूनिट ऑफ अकाउंटिंग होती है, जो कि हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराती है। मनी के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पेपर के नोट, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, बैंक चेक एक्सेट्रा। अगर कुछ सिंपली समझा जाए तो मनी का यूज हम करके हम लोग किसी भी सामान को बाय और सेल कर सकते हैं। अब इस बीच में क्या हो रहा है, मनी हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब इस दुनिया में मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग किस टाइप से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया करते थे? तो लोग उस टाइम पे यूज किया करते थे बार्टर सिस्टम। तो यार उस टाइम पे तो पैसे हुआ नहीं करते थे, तो लोग क्या करते थे, जो सामान होता था उनके पास में, वो दो सामानों का एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे। अब इस प्रोसेस में क्या होता था, दो या दो से अधिक लोग शामिल होते थे और वो लोग क्या करते थे, अपने गुड्स और सर्विसेज का आपस में एक्सचेंज करके इकोनॉमी को चलाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक शूज मेकर है जिसको कि अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए वीट यानी कि गेहूं की जरूरत है। अब वो अपने शूज को लेकर के फार्मर के पास जाता है और उस फार्मर से कहता है कि भाई तू मेरे शूज रख ले और इसके बदले मुझे गेहूं दे दे। तो अगर उस फार्मर को शूज की जरूरत है तो ही तो वो गेहूं लेगा, अगर उसको जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। अब होता क्या था, हर एक सिचुएशन में डबल कोइंसिडेंस बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को एक पेन खरीदना है। अब मैं कहूँ कि भाई आप मुझे इस पेन को खरीदने के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के दो, तो क्या ये एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हर जगह पे डबल कोइंसिडेंस नहीं बन पाता था। तो इस टाइप से बार्टर सिस्टम धीरे धीरे फेल होता चला गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस टाइप से मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। तो हम लोग हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स में देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पैसा होता है वो अपने मर्जी के कोई भी कॉमोडिटीज, कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस को खरीद सकता है। जैसे उसको जूता खरीदना है तो जूता खरीद सकता है, वो कपड़े खरीदना है तो कपड़े खरीद सकता है। तो अपनी मर्जी से जो चाहे वो चीजें खरीद सकता है। तो जो रिसीवर होता है, जो कि पैसे को रिसीव करता है, तो वो भी आगे जाकर के उस मनी से कोई भी सामान या कोई भी सर्विस वगैरह खरीद सकता है। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस बनना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनी को, पैसे को कोई भी लेने से इनकार नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति पैसे को एक्सपेक्ट कर लेता है। अब इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी बहुत जल्दी एग्री हो जाती है और यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा आसानी से बन जाता है। तो इस टाइप से इन सिचुएशंस में क्या होता है, मनी एक इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलिए के रूप में काम करती है, जिससे कि हम लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर देते हैं। इसी कारण से हम लोग मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बदलता गया तो लोग एंशिएंट टाइम में ग्रेन्स यानी कि अनाज, कैटल्स यानी कि गाय बैल वगैरह का यूज करने लगे मनी के जैसे। फिर धीरे धीरे जब टाइम बदला तो लोग सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन उनका यूज करने लगे। और उसके बाद में जब टाइम बदला तो मॉडर्न पीरियड में लोग पेपर की करेंसी का, कॉइन्स का यूज करने लगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, हमारे पास में सबसे पहला मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है करेंसी। करेंसी क्या होता है, हमारे पास में पेपर की नोट के रूप में, कॉइन के रूप में पाया जाता है। अब मनी क्या होता है, इसको हर जगह पे एक्सपेक्ट कर लिया जाता है और ये बहुत अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मनी होता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एथोराइज किया जाता है। अब हमारे देश में हमारी देश की सरकार करती है और अलग अलग देश में अलग अलग देश की गवर्नमेंट अपनी अपनी कंट्रीज करेंसी बनाती है। तो इंडिया में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस करेंसी को इशू करती है, जो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इस नोट्स और करेंसी को इशू करती है। तो भारत के नियम के हिसाब से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, हमारे देश की करेंसी हमारे देश के अंदर लेने से इनकार नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के अंदर करेंसी ना ही बना सकता है ना ही प्रिंट कर सकता है। तो जो मॉडर्न करेंसी होती है इसका कोई अपने आप में वैल्यू तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कागज से और मेटल से मिलकर बना होता है। इस पे भी हमारे देश के गवर्नर की सिग्नेचर ही इसको एक एथोराइज्ड या फिर ऑफिशियल करेंसी का दर्जा देती है। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अथॉरिटी इससे अपना हाथ खींच ले तो इन पेपर की, नोट की, कागज के समान ही वैल्यू रह जाएगी। इसके बाद में बात आती है डिपॉजिट विथ बैंक की। ये भी एक फॉर्म होता है मनी का, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके यानी कि जमा करके रख देते हैं। अब इस प्रोसेस में सिंपली क्या होता है, लोग अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं अपने नाम का बैंक में, जिसमें कि वो लोग
अपनी एक्स्ट्रा मनी जो कि उनके सेविंग से निकल के बच के आती है, उस मनी को अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। अब बैंक क्या करता है, इस डिपॉजिट को एक्सपेक्ट करता है और अपने पास में सुरक्षित करके रख लेता है। अब इस डिपॉजिट के ऊपर बैंक हर एक कस्टमर को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। जब भी इस कस्टमर को क्या होती है, अपने मनी की जरूरत होती है, तो बैंक से उस मनी को निकाल सकता है। इसी कारण से इस डिपॉजिट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इसके बाद में थर्ड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है चेक। चेक क्या होता है, एक पेपर होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर की हमारे बैंक अकाउंट की सारी जानकारी, हमारा नाम, हमारा खाता नंबर, ये सारी जानकारी इसके ऊपर लिखी हुई होती है। अब इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को अमाउंट या पैसा इशू करना है उसका भी नाम और नंबर लिया होता है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, जिसको भी पैसा निकालना है, वो बैंक का चेक लेके बैंक में जाता है और बैंक उसको पर्सन ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है या उनको कैश प्रोवाइड करवा देती है। तो इस टाइप से हमारे पास में 3 मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हम लोगों को देखने के लिए मिला। फर्स्ट करेंसी, सेकंड डिपॉजिट और थर्ड चेक। अभी सारी जो चीजें हैं ये क्या है, बैंक के साथ में लिंक होती है। अब बैंक क्या होता है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, हमारे खातों का, हमारे अकाउंट्स का बिल्कुल बही खाता लिखा जोखा रखता है और हम लोगों को बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर में लोन एक्टिविटीज कैसे होती है और वो बैंक से कैसे कनेक्ट रहती है। यार कभी ज्यादा सोचते सोचते हमारे माइंड में क्वेश्चन तो जरूर आता है कि बैंक क्या करती है, हमारा पैसा को सेफ भी रखती है, सिक्योरिटी गार्ड भी रखती है अपने बैंक के आगे बिठा के, और हम लोगों को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देती है। जैसे हम लोगों ने 100 रुपया जमा किया, उसमें हम लोगों को 3 रुपए का इंटरेस्ट देती है सालाना। तो बैंक के पास इतना पैसा आता किधर से? तो बैंक क्या करती है, बैंक हमारे पैसे को मीडिएट करती है, घुमाती रहती है। जैसे कि हम लोगों ने हमारा जो सरप्लस पैसे को जमा किया हुआ है, बैंक उस पैसे को जिन लोगों को जरूरत है उनको मनी लोन के रूप में प्रोवाइड करती है। बैंक क्या करती है, हम लोगों से बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करा के अपने पास में रख लेती है। अब बैंक इन डिपॉजिट करे हुए पैसों को क्या करती है, अपने जितने भी जो बोरोवर्स होते हैं जो कि बैंक से लोन उठाते, उधार उठाते, उनको ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब अगर बैंक सब पैसा इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो हमारे लिए बचता क्या? जैसे हम लोग बैंक जाते, हम लोग केस निकाल के लाते, तो हम लोग को हर बार केस मिल जाता है। तो बैंक क्या करती है, अपने पैसे का 15% अमाउंट अपने पास में रख के रखती है, जिससे क्या होता है, डेली बेसिस के वर्क, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, वो एक्टिविटीज चलते रहती है। तो इस 15% के बाद में बचा हुआ जितना भी पैसा होता है, बैंक क्या करती है, इसको लोन के रूप में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर देती है। तो बैंक क्या करती है, हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको लोन, जिन लोगों को लोन रिक्वायर होता है उनको दे तो देती है। तो इस टाइप से बैंक एक मीडिएट के रूप में काम करती है सरप्लस फंड यानी कि डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में। यानी तो इस टाइप से बैंक क्या करता है, जो बोरोवर्स होते हैं उनके ऊपर जो डिपॉजिटर होते हैं उससे ज्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। जैसे कि बैंक क्या करता है, हम लोगों को 3% का इंटरेस्ट देता है, तो ये लोग बोरोवर से कम 8 या 7% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जो डिफरेंस होता है, जैसे जो 8 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि बचा हुआ जो 5% जो इंटरेस्ट होता है, इससे बैंक अपने खर्चे चलाती है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, अपने सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी देती है, तो सारे अपने एक्सपेंसेस बैंक इससे चलाती रहती है। एक और चीज, बैंक क्या करती है, सारे पैसे को शेयर मार्केट में भी लगाती है, LIC वगैरह में भी इन्वेस्ट करती रहती है, जिससे कि भी इनका प्रॉफिट आता है। तो अब ये बैंक क्या करती है, जो लोन प्रोवाइड कराती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट। आखिरकार ये क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट का सीधे सीधे मतलब होता है लोन या उधार। तो क्या होता है, हम लोग इसको सीधे समझे तो एक लेंडर क्या करता है, एक बोरोवर को पैसा, सामान या सर्विस उधार पे देता है, जिसमें कि एक बोरोवर प्रॉमिस करता है कि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो उसको उसके सारे पैसे इंटरेस्ट या बिना इंटरेस्ट के सहित वापसी करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, एक परचून या किराने की दुकान पे जाते हैं और भैया को बोलते हैं, भैया 100 का सामान दे दो, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो तुम खाते में लिख देना। तो ये भी एक टाइप का क्रेडिट होता है। या फिर हम लोग किसी सर्विसेज में जाते हैं, जैसे कि हम लोग गए एक बार्बर के पास में बाल कटाने के लिए, अब उसको बोला कि भैया हमारे बाल काट दे पर आज पैसा नहीं है, तो कोई 1 महीने बाद दूंगा, तो ये भी क्रेडिट ही कहलाता है। अब देखो, क्रेडिट ना कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। इसको हम लोग सिचुएशन नंबर 1 से समझते हैं कि किस टाइप से क्रेडिट अच्छा होता है। सिचुएशन नंबर 1 में क्या हो रहा है, एक शूज मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एक शूज मेकर व्यक्ति है,
अब जिसको क्या होता है 3000 जोड़ी जूते बनाने का एक ऑर्डर आता है। अब उसको ये ऑर्डर क्या है 1 महीने के अंदर खत्म करना है, बना के उनको सामान दे देना है। अब उसको 3000 जूते बनाना है तो क्या होता है कि उसको वर्कर्स भी काम पे रखना है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है। तो वो क्या करता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए थोड़े से पैसे क्या करता है उस व्यक्ति से मांग लेता है जिसने कि उसको ऑर्डर दे दिया है। तो वो जो व्यक्ति उसको ऑर्डर देता है उससे तो पेमेंट ले लेता है एडवांस में। तो ये भी एक टाइप का क्रेडिट हो गया, भैया पैसा ले लिया मैं तेरे को सामान बाद में दूंगा, तो ये भी एक टाइप का क्रेडिट हो गया। और वो क्या करता है जिस व्यक्ति से रॉ मटेरियल आता है तो उसको बोलता है कि भैया तो अभी मेरे को रॉ मटेरियल दे दे, जब भी मेरा ऑर्डर या मेरे शूज बिक जाएंगे तो उसके बाद में मैं तेरे को तेरे पैसे लौटा दूंगा। तो इस टाइप से सिचुएशन में क्या हो रहा है उस व्यक्ति ने कुछ भी पैसा नहीं लिया, उसके ऊपर लोन या इंटरेस्ट वगैरह चढ़ नहीं रहा, उसकी अर्निंग इससे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? और वो क्या करेगा 3000 जूते का ऑर्डर पूरा करेगा और उसको किसको जिससे ऑर्डर लिया उसको 3000 जूते जाकर दे देगा और उसको पैसा मिलेगा। वो पैसा रॉ मटेरियल वाले को भी दे देगा, अपने वर्कर्स को भी दे देगा और ले भैया तेरा भी हिसाब काट कूट के उसके पास में मोटा अमाउंट में पैसा बन जाएगा। तो इस टाइप से वो मनी अर्न कर पा रहा है। इस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है शूज मेकर अपने क्रेडिट के हेल्प से अपने सारे प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को पूरा करता है और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उससे उसकी अर्निंग भी बढ़ जाती है और वो अपने क्रेडिट को यानी कि उधार को भी चुका देता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है जो क्रेडिट यानी कि जो उधार है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 में इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। सिचुएशन नंबर 2 में क्या होता है जो फार्मर जो होता है वो मनी लेंडर यानी कि साहूकार से अपनी फसल उगाने के लिए लोन यानी कि उधार लेता है। अब इस क्रॉप कल्टीवेशन के सीजन में क्या होता है खराब मौसम के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है, तो उससे जो किसान है वो अपने लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाता है। अब जब रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो उसका जो लोन होता है उस पर इंटरेस्ट चढ़ते रहता है और वो एक बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाता है। फिर अगली ईयर फार्मर क्या करता है फिर से कल्टीवेशन करने के लिए फिर से दूसरे मनी लेंडर से लोन उठाता है या लोन को बोरो करता है। अब इस ईयर क्या होती है उसको नॉर्मल क्रॉप होती है लेकिन उसकी अर्निंग इतनी नहीं हो पाती है कि वो इस साल का भी लोन चुका पाए और पिछले गए हुए साल का भी लोन चुका पाए। तो इस तरीके से जो किसान होता है क्या होता है डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाता है और इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। तो इस डेब्ट ट्रैप से बाहर आने के लिए फार्मर अपने जमीन को बेच देता है। तो इस केस में क्या हो रहा है जो क्रेडिट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है एक बिजनेस के ऊपर। तो इस सिचुएशन में जो क्रेडिट क्या होता है फार्मर्स को एक डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा देता है और क्रेडिट जो बोरोवर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जिससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल और पेनफुल होता है, जिसका खामियाजा उनको अपने जमीन को बेच के चुकाना पड़ता है। तो एक सिचुएशन में क्या हो रहा है एक सिचुएशन में क्रेडिट की हेल्प से शूज मेकर की अर्निंग बढ़ रही है, उसकी कमाई बढ़ रही है और उसका प्रेजेंट यानी कि फ्यूचर सारी चीजें बेटर हो रही है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है क्रॉप फेलियर के कारण किसान को अपनी जमीन बेचना पड़ रहा है और किसान एक डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जा रहा है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है जो क्रेडिट यानी कि जो उधार मिलता है वो सिचुएशन या कंडीशन के हिसाब से मिलता है। बिना कंडीशन के हम लोगों को कभी भी क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो क्रेडिट जब दिया जाता है तो इसमें सेट ऑफ कंडीशन होता है जिसमें कि पेमेंट की मेथड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट सारी चीजें मेंशन होती है कि भैया आपको कितना पैसा दिया जाएगा, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और आपको क्रेडिट कितने दिनों के लिए दिया जाएगा। और भी बहुत सारे कंडीशन जैसे कि कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई थी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कि भाई। तो इस टाइप से जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है वो बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि आप लोन किस जगह से ले रहे हो, क्या आप लेंडर से ले रहे हो या बैंक से ले रहे हो या किस जगह से आप लोन ले रहे हो। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया जो है कोलेटरल। कोलेटरल का सीधे सीधे मीनिंग हिंदी में होता है गिरवी रखा हुआ सामान। तो एक ऐसा सामान, एक या ऐसा एसेट जो कि बोरोवर का खुद का होता है, जैसे जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, कोई भी लाइव स्टॉक की चीज हो गई, डिपॉजिट हो गया या ऐसी कोई भी चीजों को जिसको कि वो गिरवी रख सकता है ये गारंटी के तौर पे जो कि लेंडर के पास में रहती है। तो इस टाइप की सिचुएशन में अगर आप लोग क्या करते हो लोन को नहीं चुका पाते हो तो लेंडर क्या करता है उस बोरोवर की प्रॉपर्टी को या कोलेटरल को बेच के अपनी पेमेंट निकाल सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि बैंक क्या करता है बहुत सारी चीजों को कोलेटरल के रूप में रखता है, जैसे जमीन को, खेती की जमीन को रखता है, डिपॉजिट को रखता है, लाइव स्टॉक की चीजें यानी कि जो
हमारे सामान वगैरह होते हैं उन चीज़ों को, गाड़ियों को भी कोलेटरल के तौर पे रखा जाता है। ये तो बात होगी क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशन की, लेकिन हम लोग क्रेडिट कहाँ से ले सकते हैं वो भी तो हम लोगों को पता रहना चाहिए कि नहीं। तो लोन फ्रॉम लेंडर्स, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गाँव के मनी लेंडर्स यानी कि एक बहुत बड़े साहूकार या सेठ आदमी से क्या करते हैं, क्रेडिट यानी कि लोन लेते हैं। उस लोन के ऊपर उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिस कारण से कि किसान क्या होता है, डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसते चला जाता है। लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, गांव के ट्रेडर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर का जो सामान गेहूं वगैरह खरीदते हैं, तो ट्रेडर्स क्या करता है, किसानों को कम इंटरेस्ट पे लोन दे देता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि किसान उसको प्रॉमिस करता है कि भाई जो मेरी फसल है मैं तुझको ही बेचूंगा। तो ट्रेडर क्या करता है, कम रेट में, लो प्राइस में किसान की फसल खरीदता है, जिससे कि ट्रेडर को प्रॉफिट तो ज्यादा होता है लेकिन किसान को इसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। लोन फ्रॉम बैंक, कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। अब जो बैंक से लोन लिया जाता है इस पर बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है और बहुत ज़्यादा इजी तरीके से लोन भी मिल जाता है, और इसकी रीपेमेंट टर्म्स और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इजी होती है। इसमें किसान किसी ना किसी तरीके से भी डेब्ट ट्रैप में नहीं फंस पाता है। अब इसके साथ साथ में क्या होते हैं, जो किसान होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर से भी लोन लिया करते हैं। जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स यानी कि बड़े बड़े किसानों के ऊपर यानी कि लैंड ओनर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये लैंड ओनर्स क्या करते हैं, उन लोगों को यानी कि वर्कर्स को लोन देते हैं या फिर पैसा पहले ही एडवांस के रूप में देते हैं। अब वर्कर्स क्या करते हैं, इसके लिए उनको प्रॉमिस करते हैं कि भाई आने वाले क्रॉप सीजन में हम तुम्हारे खेत में ही काम पे आएंगे। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनाई जाती है वो भी रूरल एरिया में किसानों को या लोगों को बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट पे क्रेडिट या लोन प्रोवाइड कराती है। अब जो लोन होता है वो किसानों को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए सामान खरीदने के लिए या फिर मछली पालन करने के लिए, बकरी पालन करने के लिए, मुर्गी पालन करने के लिए और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन और ट्रेड करने के लिए ये लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो लोन होता है इसके ऊपर भी कम ब्याज चार्ज किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि जो क्रेडिट होता है वो किन किन तरीक़ों से लिया जा सकता है। अब इसके जो सेक्टर्स है इसको भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो अभी हमने ऊपर देखा कि हम लोगों ने बहुत सारी जगह से लोन लिया है। तो अब हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ से हम लोन ले रहे हैं इनको हम लोग दो सेक्टर में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला सेक्टर होगा हमारा फॉर्मल सेक्टर और सेकंड होगा हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मल सेक्टर को। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर में बैंक्स आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है, जो क्या करती है हर एक व्यक्ति को बहुत ही चीप रेट पे क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इनके ऊपर नज़र रखती है भैया। और ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते सारी टर्म्स और कंडीशन को जो कि क्रेडिट से जुड़ी हुई होती है। इसमें इंटरेस्ट भी आता है, कोलेटरल भी आता है, डॉक्यूमेंटेशन भी आता है और मोड ऑफ रिपेमेंट भी आता है। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है आरबीआई का रोल फॉर्मल सेक्टर के अंदर। आरबीआई क्या करता है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े आदमियों को यानी कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को और ट्रेडर्स को ही लोन न दे। इसके साथ में जो छोटे किसान होते हैं, स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों को भी लोन प्रोवाइड कराया जाए। अब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर बैंक को अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को देना होता है कि उन लोगों ने कितना पैसा उधार दिया हुआ है और किसको दिया हुआ है और उसके ऊपर वो लोग कितना ब्याज चार्ज कर रहे हैं। तो इससे आरबीआई को पता चल जाता है कि बैंक छोटे लोगों को पैसा दे रहा है, बड़े लोगों को पैसा दे रहा है। ये सारी चीजें आरबीआई को पता रहती है। और अभी हम लोगों ने देखा था पहले कि बैंक क्या करती है, अपने 15% मिनिमम कैश बैलेंस को मैनेज करते हुए चलती है जो कि उनको मिलता है। तो आरबीआई मॉनिटर करती है कि बैंक एक्चुअल में इतना कैश बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि भाई आया पूरा पैसा सबको, सारे के सारे पैसे को लोन पे तो नहीं चढ़ा दे रही जिससे कि उनको ज़्यादा फाइनल होने लगे। तो इस टाइप से आरबीआई फॉर्मल सेक्टर के ऊपर अपनी निगाह को गड़ा के रखती है। इसके बाद में बात आती है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की।
इनफॉर्मल सेक्टर का सीधा सीधा मीनिंग होता है, हम लोगों ने पहले मनी लेंडर्स पढ़े और जो ट्रेडर्स पढ़े, वो लोग आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। इनके साथ साथ में इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर फ्रेंड्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, लैंड ओनर्स भी आते हैं और बड़े बड़े फार्मर्स भी आते हैं, जिससे कि हम लोग लोन लिया करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त मुझसे उधार मांग लिया करते थे, ठीक उसी टाइप से। तो इनकी ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना ही इनके अंदर कोई सुपरवाइजर वगैरह होता है जो कि इनकी क्रेडिट एक्टिविटीज को मॉनिटाइज करे या देखते रहे। अब इन सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ फिक्स नहीं होता है कि मनी लेंडर कितना इंटरेस्ट लेगा और कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसमें भाई मनी लेंडर की मर्जी होती है, वो जितना चाहे ब्याज इनके अंदर चार्ज करते चलता है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो लोन प्रोवाइडर यानी कि जो मनी लेंडर होता है, वो बोरोवर को बिना किसी कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन के भी लोन प्रोवाइड कर देता है। इसलिए क्या करते हैं ये लोग, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। जैसे हम लोग हमारे दोस्त को बिना किसी टर्म्स और कंडीशन के पैसा देते हैं ना, ठीक वैसा ही इस इनफॉर्मल सेक्टर के चंगुल के अंदर हमारे देश के छोटे छोटे किसान और ग्रामीण लोग ही फंसते हैं। क्यों? क्योंकि ना ही इन लोगों के पास मतलब एडुकेशन होता है, ना ही उतनी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि ये लोग जा करके फॉर्मल सेक्टर से लोन कैरी कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। जैसे गवर्नमेंट ने बनाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, जो 15-20 लोग मिल करके जो अपने आसपास पड़ोस में रहते हैं, जो कि एक ही सोशल बैकग्राउंड से आते हैं और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी एक जैसी होती है, तो वो लोग 15 से 20 लोग मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं। अब उस ग्रुप में वो लोग धीरे धीरे थोड़ी 2500 ऐसे थोड़े बहुत पैसे जमा करते रहते हैं, जो कि उनकी एबिलिटी है। जब कुछ ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं तो इन 15 से 20 लोगों के ग्रुप में ही एक व्यक्ति जिसको कि पैसे की जरूरत होती है, उसको लोन बोरो यानी कि उधार पे या क्रेडिट के ऊपर दे दिया जाता है। अब इससे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, उस व्यक्ति से इंटरेस्ट लेता है, जिससे कि उनकी थोड़ी सी अर्निंग भी हो पाती है। जब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है धीरे धीरे बड़ा होते हुए चलता है, तो बैंक भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड करता है। जब इनको लोन मिलता है तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं गाँव के अंदर। जैसे ये लोग क्या करते हैं, सिलाई मशीन वगैरह खरीद के लाते हैं, जिससे ये लोग स्कूल ड्रेस वगैरह सिलते हैं। ये लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ये लोग बकरी पालन, मुर्गी पालन, इस टाइप की एक्टिविटीज गांव में चलाते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास में हम लोग को देखने के लिए मिलता है अमूल, और भी ऐसे बहुत सारी जो फूड आइटम्स वगैरह हमारे गांव से बन के पूरे दुनिया भर में छाते हैं ना, वो ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारे पास में एग्जाम्पल निकल के आते हैं। तो इस टाइप से सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो क्या रहा है, लोगों को सस्ते में लोन भी मिल जा रहा है कम इंटरेस्ट पे, और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जा रही है। 1970s के आसपास बांग्लादेश के एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ये क्या करते हैं, अपने देश के अंदर छोटे छोटे ग्रामीण बैंक बनाते हैं हर एक गाँव के अंदर। अभी जो बैंक होता है ये छोटे छोटे क्रेडिट, स्मॉल क्रेडिट, जो कि रीजनेबल टर्म पे और रीजनेबल कंडीशन पे इस बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ पुअर पीपल को प्रोवाइड कराते, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे, जिस कारण से इनको 2006 में नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिलता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और आप लोगों से एक बात ये भी है कि मुझे छोटे छोटे वीडियो बना के पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, तो हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाओ, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग लाइव भी आ सके।